गुड आफ्टरनून सबके लिए। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए, ज्वाइन कर लें। आज का सेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्लास ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है बच्चों सबके पास? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड्डू, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जियाउद्दीन बरनी हमारे आज के गेस्ट हैं इस क्लास में। शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास को बेहतरीन तरीके से। हिस्टोग्राफी में आज जो हम टाइटल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जियाउद्दीन बरनी के बारे में। आप जानते हैं, सुना होगा इसके बारे में। उमेश जी नमस्कार आप सबके लिए। जियाउद्दीन बरनी 1285 से लेकर के और 1359 के बीच का ये व्यक्तित्व रहेगा। 1285 से लेकर के 1359 तक के बीच का ये व्यक्तित्व रहेगा, जिसका नाम है जियाउद्दीन बरनी। दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था वो एक अभिजात्य वर्ग यानी बड़े परिवार में हुआ था। अच्छी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तुर्क मुसलमान थे और सैयद वंश में, तुर्कों में एक सैयद वंश होता था और तुर्क मुसलमानों में सैयद वंश में, जो यूपी में मेरठ पड़ता है, मेरठ में बुलंदशहर पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो जन्म की बात करें, तुर्क मुसलमानों के अभिजात वर्गीय परिवार में सैयद वंश में यूपी में मेरठ और मेरठ में बुलंदशहर, यहां पर इनकी जन्मस्थली हुआ करती थी। ठीक है, चलिए कहानी क्या थी। इनके जो पापा थे, अब मैंने आपको ये टाइम बताया, इनका जन्म इस बीच का है। अब इस बीच के, मैं अगर भारत के इतिहास पे बात करूं तो इस बीच में क्या था? दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। ये बच्चे क्लास में क्यों नहीं जुड़ते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्लास स्टार्ट हो गई, 10:30 बजे का टाइम डाल दिया, सबके पास नोटिफिकेशन आता होगा, फिर क्या दिक्कत आती है इन लोगों को? क्लास का लिंक नहीं पहुंच पाता इनके पास, या ये खुद से सिंसियर नहीं है क्लास के लिए? गुड मॉर्निंग, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। इनके जो पिता थे वो थे कौन? सैयद जलालुद्दीन मुईदुल मुल्क। और वो बलवन जो था, गुलाम वंश का शासक, बलवन के दरबार में एक उच्च पद पर इनके पापा जॉब किया करते थे। सैयद जलालुद्दीन मुईदुल मुल्क कहते थे उनको। क्या कहते थे? मुईदुल मुल्क। इनके जो पिता थे, पिता की बात कर रहा हूं, पिता थे सैयद जलालुद्दीन। इनको मुईद मुल्क कहते थे और इनके ये पिता बलबन के दरबार में उच्च पद पर थे, सेवाएं दे रहे थे, यानी एक जॉब थी इनकी, बड़े अधिकारी हुआ करते थे ये। गुड मॉर्निंग सबके लिए। अब इनके एक चाचा थे, चाचा का नाम था अलाउल मुल्क। अब अलाउल मुल्क तो आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो इनके चाचा थे अलाउल मुल्क। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे और दिल्ली के कोतवाल थे। ठीक है,
अब मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं, इनके चाचा कौन थे? अलाउल मुल्क। अब अलाउल मुल्क इनके चाचा थे और ये कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के निजी सलाहकार एवं दिल्ली के कोतवाल। बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड समझा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड यानी बच्चा कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, बुलंदशहर यूपी मेरठ में जन्म हुआ, ठीक है। सैयद वंश में तुर्क मुसलमानों से रिलेटेड था। पापा सैयद जलालुद्दीन मुईद मुल्क थे, जो बलबन के दरबार में एक उच्च पद पर रहा करते थे। बलबन के बाद कहानी खिलजियों के पास गई, खिलजी वंश सत्ता में आता है, और खिलजी वंश के बाद अगर हम बात करें तो खिलजी वंश के बाद की कहानी को आप समझिए कि कैसे आएगी। खिलजी वंश के बाद की कहानी यानी खिलजियों में अलाउल मुल्क थे, ठीक है। अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे, निजी सचिव हुआ करते थे, और दिल्ली के कोतवाल भी हुआ करते थे। ऑडियो वीडियो एकदम से क्लियर आ रही है ना आपके पास? एक बार कमेंट कर दीजिएगा मुझे, सुनिएगा आप ध्यान से। तो इस तरीके से हम बात करें तो बर्नी एक कुलीन परिवार से थे, जो 3 पीढ़ियों से दिल्ली सल्तनत के अधीन शक्ति संपन्न फैमिली में रहे थे, जिन्हें समाज में पर्याप्त सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई थी। और बर्नी को इस सब की वजह से क्या था कि बहुत अच्छी एजुकेशन लेने का अवसर प्राप्त हुआ। उसने 46 विद्वानों का जिक्र किया है, मतलब बर्नी ने स्वयं 46 विद्वानों का जिक्र किया है जिससे बर्नी ने शिक्षा पाई थी, यानी खुद बर्नी ने उन 46 विद्वानों का जिक्र किया है जिनसे उसने क्या किया था? एजुकेशन प्राप्त की थी। तो ये पूरा बैकग्राउंड था। अतः कहा जा सकता है बर्नी एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, जो लगभग 3 पीढ़ियों से दिल्ली सल्तनत की सेवा में था। कौन? बर्नी का परिवार। दिल्ली सल्तनत की सेवा में था, जिससे समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी, जिससे समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। बर्नी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा उसने, मायने रखता है संख्या, 46 विद्वानों का जिक्र किया है, जिनसे उसने शिक्षा प्राप्त की। बर्नी के बारे में बात कर रहा हूं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए। तो अब ये पूरी कहानी 46 विद्वानों को जिक्र करता है बर्नी कि भैया बर्नी ने इतने लोगों से शिक्षा प्राप्त की। बर्नी गयासुद्दीन तुगलक का सम्मानित एक दरबारी व्यक्ति था। खुद की बात करें तो खुद सम्मानित दरबारी किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्ष तक रहा था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको नदीम यानी जिंदा दिल, साथी तथा ब्रद सहचर, और ये ब्रद सहचर का मतलब होता है मतलब एक अत्यंत निकट मित्र,
ऐसी उपाधियां दी थी। 1351 ईस्वी में क्या हुआ था यार, लिंक भेजने को मैसेज आ रहा है, मैं भेजता हूं, रुकिए एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आजकल तुम लोग क्लास टाइम से लेते नहीं हो, ठीक है। चलिए, लिंक भेज दिया है मैंने, उस लिंक पे जाकर के आई थिंक क्लास ज्वाइन किया जा सकता है ना। सुनिएगा, तो अब हम बर्नी की बात करते हैं। बर्नी ने एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में था। गयासुद्दीन तुगलक, बर्नी के बारे में बात कर रहा हूं। बर्नी इसमें गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में सम्मानित दरबारी था। ठीक है, यह 17 वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। ठीक है, यह 17 वर्ष कहां रहा? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको नदीम, जिंदादिल साथी, वरद सहचर और अत्यंत निकट मित्र जैसी उपाधियां दी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नदीम, जिंदादिल साथी, बृहद अनुचर, सहचर, बृहद सहचर और अत्यंत निकट मित्र, बृहद सहचर और अत्यंत निकट मित्र कहा। किसने कहा? ये सब किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसको उपाधियां दी? बर्नी को। अब सुनिएगा कहानी। दिल्ली सल्तनत तो आप लोग पढ़ते ही हैं। दिल्ली सल्तनत में आपको याद होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को एक अभागा, दुर्भाग्य और पागल सुल्तान जैसे टाइटल्स दिए थे। बर्नी ने बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की खूब बुराई भी की है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बर्नी 17 वर्ष रह रहा है। बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, मतलब उसके बारे में अच्छा ख्याल रख रहा है, उसके बारे में अच्छा उसका थिंक है। लेकिन आपको याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था। हाँ, ये के एन अशरफ पूरा हो गया। आज जियाउद्दीन बर्नी स्टार्ट किया, नया कैरेक्टर पढ़ा रहे हैं अवनीश। के एन अशरफ पूरा हो गया, तो आज बर्नी के बारे में पढ़ेंगे। तो 17 वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे थे बर्नी। बर्नी को नदीम, जिंदादिल, बृहद सहचर और अत्यंत जो है क्लोज मित्र का, निकट मित्र का टाइटल दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिए, बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को गालियां दी है, उसको नाई, माली, जुलाहा, छिछोरा जैसे शब्द गए हैं। अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे आप, आगे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कहानी क्या थी कि 1351 में
जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु के बाद बर्नी अमीरों के उस समूह में शामिल था जिसने फिरोज शाह तुगलक के बजाय एक अन्य राजकुमार को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया था। ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसके चाचा का लड़का फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जितना रायता फैला रखा था ना अपने साम्राज्य में, फिरोज शाह तुगलक ने उस सबको एज इट इज छोड़ दिया कि किसी के पास कर्ज है, किसी के पास एकता है, वंशानुगत कर लो तुम उसको। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर वंशानुगत एकताएं हो गई थी, इक्तेदारों को वंशानुगत कर दिया था उसने, सोनधार माफ कर दिए थे, ऋण माफ कर दिए थे, लोन माफ कर दिए थे। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने संतुष्टिकरण की नीति के तहत क्या है साम्राज्य अपनाया था। तो ये सारी कहानियां आ गई। अब इसके बाद की स्थिति ये कहती है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बर्नी उन मुसलमानों के संग में था जो फिरोज शाह तुगलक के बजाय फिरोज शाह तुगलक के बजाय एक अन्य राजकुमार को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। सुनिए, अब कहानी क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार पे संकट आ गया कि उत्तराधिकार में कौन आए। तो एक तरफ तो फिरोज शाह तुगलक का नाम है, एक तरफ ये एक संघ बना था कुछ मुसलमानों का, बर्नी उसी संघ में शामिल था जो नहीं चाहता था कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर आए। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक जब ये बात मान रहा है तो फिरोज शाह तुगलक सत्ता में तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, तो उसने क्या किया, सुल्तान बनते ही फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी को जेल में डाल दिया और इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। तो फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान बनते ही बर्नी को जेल में डाल दिया तथा इसकी संपत्ति जब्त कर ली। ठीक है भाई, इसकी संपत्ति जब्त कर ली। अंतिम दिनों में बर्नी क्या हो गया, हाँ, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन ब्रदर था, उसके चाचा का लड़का था। ठीक है ना, सुनिए, तो अंतिम दिनों में क्या हुआ, बर्नी असहाय हो गया और उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। अंतिम दिनों में बर्नी असहाय हो गया एवं उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, अब याद रखना यहीं से बर्नी एक ऐसी चीज है, जैसे बर्नी बहुत बड़ा विद्वान हुआ था। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए एक बार, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कि क्या कहानी आगे बढ़ती है।
बर्नी ने कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्या चीजें थी। बर्नी कुछ शब्दावली दे के गया है हमें, जैसे उस शब्दावली पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक शब्दावली दी बर्नी ने, इल्म। अब इल्म का अर्थ क्या होता है? इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और इस इल्म शब्द से ही आलिम निकला, और आलिम शब्द से ही उलेमा वर्ग, उलेमा शब्द आया था। तो इस इल्म से क्या आया? आलिम। और इस आलिम से क्या निकले? उलेमा। ये शब्द आपने पढ़े होंगे सल्तनत काल में, उलेमा। ठीक है, तो इल्म, इल्म से, हाँ, इल्म का अर्थ हो गया ज्ञान, और इल्म से हो गया आलिम, और आलिम से हो गया क्या? उलेमा। ठीक है। अब यहां पर इसने बहुत सारी चीजें रखी थी, जैसे कुरान में हजरत मोहम्मद साहब के संदेश थे। हदीस एक शब्द आता है जिसमें हजरत मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप थे, हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पे वापस दोबारा बातें नहीं करेंगे। इजमा एक शब्द आता है, विद्वानों के द्वारा कुरान और हदीस की व्याख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इजमा कहते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है इजमा। तो इजमा, ये सब शब्दावली वर्णी लाया। इसका अर्थ क्या? कुरान और हदीस की विद्वानों के द्वारा व्याख्या। इसको क्या कहते हैं? इजमा। क्या कहते हैं? इजमा हो गया। हदीस क्या था? हजरत मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप जो थे वो हदीस कहलाए थे। लिख देता हूं मैं इनको भी। हजरत मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप हदीस कहलाए थे। हजरत मोहम्मद साहब के क्रियाकलाप हदीस कहलाए। ठीक है सर, हदीस आ गया, इज्मा आ गया, इल्म आ गया, आलिम आ गया, उलेमा आ गया, ये आप सब जानते हो। अब धीरे धीरे बर्नी क्या कहता है? एक शब्द लाता, जहांदारी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपको ये शब्द दिखाई देगा ना, जहांदारी, यानी कि दुनियादारी। दुनियादारी, जहांदारी और दीनदारी, तीन शब्द आते हैं। ठीक है, जहांदारी, एक शब्द आता है जहांदारी, एक शब्द आता है दीनदारी, और एक शब्द आता है दुनियादारी। ये तीनों आने चाहिए आप पे। ठीक है, जहांदारी का मतलब क्या होता है? शासकीय जो क्रियाकलाप होते हैं उनको जहांदारी कहते हैं। दीनदारी का मतलब क्या होता है? धार्मिक क्रियाकलाप। और दुनियादारी का मतलब क्या होता है? सांसारिक क्रियाकलाप। तो शासकीय क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप, और सांसारिक क्रियाकलाप। शासकीय क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप और सांसारिक क्रियाकलाप। ठीक है। अब कहानी क्या थी? बर्नी ने खुद को आलिम कहा था। मैंने आपको एक शब्द बताया है, आलिम। आलिम का मतलब क्या होता है? विद्वान। आलिम का मतलब क्या होता है? विद्वान। और बर्नी स्वयं को क्या कहता है? आलिम कहता है, विद्वान कहता है। ठीक है। और शरीयत का इसने क्या किया था? अध्ययन किया था। शरीयत क्या होता है? इस्लामिक नियमों का एक स्रोत होता है। ठीक है ना? शरीयत, हम लोग इस्लामिक नियमों का एक अध्ययन होता है, उसको शरीयत कहते हैं।
चलिए, कॉल था मेरा एक, बट कट गया। ये दिल्ली से चाणक्य आईएएस वालों का कॉल आ रहा है, बार बार मेरे को बोल रहे हैं ये लोग कि भाई ज्वाइन कर लिया जाए इनको। तो क्या करें, चले जाएं क्या इनके साथ में? आपके लिए फिर समय हमारा बढ़ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, समय नहीं मिलेगा। 3 दिन से इनका लगातार कॉल है और ये लोग 2-3 जगह के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं, फिर मेरा सारा काम ट्रैवलिंग में बीत जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों की क्लासेस कब हो पाएंगी। आप लोगों के चक्कर में जो टारगेट मैंने बना रखा है कि भाई साहब आप, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जा रहा मैं। इनसे मैंने बोला हुआ है कि आप मेरी ऑनलाइन सेवाएं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं हम आपको दे देंगे। और अभी इनसे क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि मैं अभी इनसे ये कह रहा हूं भाई मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा, जुड़ जाऊंगा, बट मैं जो है मतलब अपना काम बंद नहीं करूंगा। मतलब मेरा जो नेट के बच्चों को पढ़ाने का सेगमेंट है वो अपन रेगुलर रखेंगे। चलिए कोई नहीं, वापस बातें करते हैं। ये सारी चीजें आपने समझ ली। बर्नी ने खुद को आलिम कहा, बर्नी ने खुद को आलिम कहा। क्या कहा? आलिम कहा। बर्नी खुद को आलिम कहते हैं, ठीक है। और बर्नी ये कहते हैं इन्होंने शरीयत का अध्ययन किया। अब शरीयत क्या होता है? इस्लामिक नियमों का संग्रह शरीयत होता है, जिसके 4 स्रोत होते हैं। खुद को आलिम कहा तथा शरीयत का अध्ययन किया। शरीयत का अध्ययन किया। नहीं गीता जी आप टेंशन मत लीजिए, 90% तो मैं इन लोगों को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। अगर फिर भी 10% ऐसा हो सकता है कि ज्वाइन करना पड़ सकता है। हालांकि ये लोग मुझे जम्मू भी भेज रहे थे, मैंने जम्मू के लिए तो इनको मना कर दिया कि मैं जम्मू नहीं जाऊंगा। बट इनकी जयपुर में भी ब्रांचेस हैं और दिल्ली और जयपुर के लिए मे भी कुछ संभावना बन सकती है, तो आपकी क्लासेस प्रभावित नहीं होंगी, डोंट वरी। अब चलिए, तो उन्होंने शरीयत का अध्ययन किया। अब बात क्या करते हैं शरीयत की। तो शरीयत क्या होता है? इस्लामिक कानूनों का संग्रह। इस्लामिक कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? शरीयत कहलाता है, या कानून कह सकते हैं हम लोग। कानून के अलावा एक बात और याद रखना, नियम भी शब्द आ सकता है। नियम और कानून एक जैसी चीज होती है। इस शरीयत के 4 प्रमुख स्रोत होते हैं, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। ठीक है, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। इसके कितने स्रोत होते हैं? 4 स्रोत होते हैं। कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। कयास का मतलब होता है अंदाज लगाना। इज्मा का मैंने आपको बताया था जस्ट कोई बात नहीं, 2 बच्चे हम और ले आएंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। आप ना जाओ। नहीं नहीं रमन, मैं कहीं नहीं जा रहा यार, टेंशन मत लो। देखो अगर मैं जाता भी हूं तो मेरा स्टूडियो मेरे पास रहेगा, तो देन दिक्कत नहीं आएगी। टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरा स्टूडियो मेरे पास रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको आराम से, मस्त तरीके से। अब ये आप आराम से जानते हो कुरान क्या था, हदीस क्या था। भाई कुरान जो मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ वो कुरान हो गया, और मोहम्मद साहब के जो क्रियाकलाप थे वो हदीस हो गए। और विद्वानों के द्वारा कुरान और हदीस की जो व्याख्या की गई वो इज्मा होती है। और कयास क्या होता है? अंदाज लगाना। इन चारों चीजों से मिलकर के क्या बना? शरीयत। और शरीयत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? बर्नी। इसलिए बर्नी खुद को क्या कह रहा है? आलिम कह रहा है। तो ये मैं विद्वान व्यक्ति हूं, मैंने क्या किया है? शरीयत का
अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, अब बर्नी के इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था? बर्नी ने इतिहास लिखा, तो हम बात करेंगे बर्नी के इतिहास लेखन के उद्देश्य को लेकर के। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बर्नी के इतिहास लेखन का उद्देश्य। बर्नी बढ़िया आदमी था, वैसे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। इसने ऐसा सोचा कि यार इतिहास लेखन करेंगे तो दूसरे लोगों को क्या होगा, सहायता मिलेगी। और एक विषय के रूप में इतिहास के प्रति बर्नी के मन में बहुत बड़ा आदर हुआ करता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था बर्नी का, कि इतिहास को, यानी इतिहास के लिए एक विषय के रूप में बर्नी के मन में बड़ा आदर भाव था। दूसरा उद्देश्य बर्नी का यह भी था कि इससे दूसरे लोगों को सहायता मिलेगी। इससे क्या होगा, दूसरे लोगों को सहायता मिलेगी। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। ठीक है, अब इतिहास लेखन के माध्यम से, मतलब इतिहास लेखन को प्रायश्चित का माध्यम भी बताता है। कौन? बर्नी ने इतिहास लेखन को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखाऊंगा। कोई बात नहीं, धन्यवाद पिंकी। चलिएगा आगे बात करते हैं। कहीं नहीं जा रहा, आप टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा रहा कहीं। थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि बर्नी इतिहास लेखन को प्रायश्चित का माध्यम बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रायश्चित का माध्यम। बर्नी इतिहास लेखन को प्रायश्चित का माध्यम बताते हैं। किसका माध्यम बताते हैं? कि इतिहास लेखन के माध्यम से हम लोग प्रायश्चित कर सकते हैं। बर्नी ये कहते हैं कि इतिहास लोगों को ईश्वरीय वचन, पैगंबर के कार्य या शासक जो पूर्व में रह चुके उनके अच्छे बुरे कार्यों से क्या कराता है? परिचित करवाता है। बर्नी कहते हैं कि इतिहास लोगों को ईश्वरीय वचन, पैगंबर के कार्य तथा किसी शासक के अच्छे बुरे कार्यों के बारे में बताता है। क्या बताता है? किसी शासक के अच्छे बुरे कार्यों के बारे में बताता है। क्या हो गया, इतने लंबे लंबे मैसेज किसके आ रहे हैं भाई? फ्यूचर के बारे में डिस्कस करके प्रेजेंट को तो मत खराब करें सर, जो भी करेंगे वो हमारे लिए सही करेंगे, इसकी चिंता छोड़ करके। कोई बात नहीं, धन्यवाद बलविंदर जी, पिंकी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मस्त रहिए, आराम से खाओ पियो मौज करो और पढ़ने पे ध्यान दो। तो कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान
कोई भी पैगंबर, कोई भी राजा, हम इतिहास के माध्यम से ही तो जान सकते हैं कि सिकंदर कैसा राजा था, अजातशत्रु कैसा था जिसने अपने बाप की हत्या की, वही सम्राट अशोक कैसा था, समुद्रगुप्त कैसा था। तो किसी शासक के कार्यों के बारे में, महात्मा बुद्ध एक ईश्वरीय प्रारूप में पैदा हुए, उनके बारे में, हजरत मोहम्मद साहब एक ईश्वरीय प्रारूप में मतलब जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो उनके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट है, उन सब के बारे में हम लोग किससे जानते हैं? गुड मॉर्निंग सीता। इसके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जानते हैं। किसी शासक के अच्छे और बुरे कार्यों से भी हमें परिचित करवाता है। कई बार क्या होता है, एक तो सत्कार्य होता है और एक असत्कार्य होता है। तो अगर हम असत्कार्य करेंगे तो उसके बुरे परिणाम होते हैं, और अगर हम सत्कार्य करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं। उनको दिखा करके इतिहास क्या करता है, लोगों के लिए एक चेतावनी का काम भी करता है। हमेशा आप इतिहास के माध्यम से देख सकते हो, किसी ने बुरा किया तो उसका उसका बुरा रिजल्ट मिला, कोई अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैसे? बर्नी कहते हैं कि इतिहास के माध्यम से, इतिहास सत्कार्यों के अच्छे परिणाम व असत्कार्यों के बुरे परिणाम दिखाकर चेतावनी का कार्य भी करता है। क्या करता है? चेतावनी का कार्य भी करता है, लोगों को वार्निंग्स देता है कि आप अच्छे काम करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बुरे काम करोगे तो आपको रिजल्ट बुरा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इतिहास जो है वो राजाओं के लिए, अमीरों के लिए क्या करता है, ये बात दिखाता है कि दूसरों के जो अनुभव है उनसे हम लोग शिक्षा लेकर के किस प्रकार से निर्णय लें और किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े। 6 पॉइंट बर्नी ने लिखा, इतिहास लेखन का उद्देश्य। इतिहास राजाओं एवं अमीरों को यह दिखाता है कि किस प्रकार किसी दूसरे के कार्यों से प्रेरणा लेकर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, ये दिखाएगा ये हमें। इतिहास के माध्यम से हम ऐसे परिचित होते हैं। इतिहास को पढ़े बिना हदीस को भी नहीं समझा जा सकता है, जो मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी इन्होंने कहा है। इतिहास के बिना हदीस को नहीं समझा जा सकता। जो मुसलमानों के लिए क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है। जो मुसलमानों के लिए क्या है, बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। क्या बेहद महत्वपूर्ण कार्य है? हदीस को समझना, और हदीस को बिना इतिहास के नहीं समझ सकते। ठीक है, ये सारी कहानी, ये 7 पॉइंट जलाउद्दीन बर्नी ने इतिहास लेखन के लिए लिखे। उनका इतिहास लेखन करने के पीछे ये 7 बिंदु हुआ करते थे, ये उद्देश्य हुआ करता था। अब कहानी क्या थी? अपने भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बर्नी ने क्या किया था,
जीवन के अंतिम वर्षों में कई सारी पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। उसे उम्मीद थी कि सुल्तान तारिक फिरोज शाही से प्रसन्न होकर के उसे क्या देगा, इनाम देगा। तो ऐसे भौतिक उद्देश्य यानी अपने पैसे रुपए की जरूरत करने के लिए उसने लेखन कार्य प्रारंभ किया कि मैं सुल्तान की तारीफ में लिखूंगा। तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का ग्रंथ है। तो उसने क्या किया, ऐसा सोचा कि सुल्तान क्या होगा, प्रसन्न होकर के उसे इनाम देगा। सुनिए, अपने भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बर्नी ने जीवन के अंतिम दिनों में पुस्तकें लिखी। तारिक फिरोज शाही जीवन के अंतिम दिनों में पुस्तकें लिखी। उसे उम्मीद थी कि तारिक फिरोज शाही से प्रसन्न होकर सुल्तान उसे इनाम देगा। इस आशा में, इस उम्मीद में वो क्या करता है, बुक लिख देता है, ठीक है। अब बर्नी ने एक बात और स्पष्ट की है, भैया उसकी जो पुस्तक है वो पुस्तकें अमीर और कुलीन वर्गों के लिए लिखी गई हैं। कारण क्या है कि केवल वे ही लोग ऐसे हैं जो इतिहास को समझ सकते हैं और उस इतिहास से लाभ उठा सकते हैं। बाकी नॉर्मली कोई लेवल का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतिहास को समझे या इतिहास से लाभ उठाए। तो बर्नी ने यह भी स्पष्ट किया है, बर्नी ने स्पष्ट किया है कि उसकी पुस्तकें केवल अमीर एवं कुलीन लोगों के लिए है। केवल अमीर लोगों के लिए या केवल कुलीन लोगों के लिए है, क्योंकि वे ही इतिहास को समझ सकते हैं व इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना। वे ही लोग ऐसे हैं जो इतिहास को समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। बर्नी मुख्य रूप से शासक वर्ग के हितों के लिए क्या था, सावधान हुआ करता था। वर्नी मुख्य रूप से शासक वर्ग के हितों के लिए सावधान था। उसी आधार पर उसने लेखन कार्य किया, यानी कि अपने लेखन के माध्यम से मुख्य तौर पर शासक वर्ग के हितों का ख्याल रखने वाला इतिहासकार कौन हो गया, जलाउद्दीन बर्नी हो गया। स्पीड सही है, ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहा, बताओ क्यों भाई।
कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े, चलिए प्रमुख पुस्तकों की बातें करते हैं। सबसे पहली पुस्तक थी हसरतनामा, जिस पे मैं बात करूंगा, हसरतनामा। चलिए, हसरतनामा पहली पुस्तक। आगे हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो शान ए मोहम्मदी, एक किताब का नाम क्या आएगा? शान ए मोहम्मदी। इस पुस्तक में क्या था? हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र। हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इस पुस्तक में था। फतवा जहांदारी तीसरे नंबर पे अपन काउंट करेंगे। राजनीति के लिए बरनी के विचार और शासक वर्ग के लिए मार्गदर्शक किस तरीके से होना चाहिए, वो फतवा जहांदारी में मिलता है। थर्ड नंबर का बुक कौन सा था? फतवा ए जहांदारी। इसमें क्या था फतवा ए जहांदारी में? तो राजनीति के लिए बरनी के विचार थे इसमें, राजनीति के लिए बरनी के विचार थे। इसके अलावा इस पुस्तक में शासक वर्ग के लिए जो मार्गदर्शन होना चाहिए, कुछ बताएं सर, कहां जा रहे हैं, कहां जाना है बताओ, जहां आप ले चलोगे वहीं चले चलेंगे, कहां दिक्कत है? चलिए, तो शासक वर्ग के लिए मार्गदर्शन का वर्णन। ठीक है, अब सुनो कहानी क्या थी। क्या लिखा है भाई आपने? नहीं, हसरतनामा में कुछ नहीं मिलता, केवल एक किताब है, ठीक है ना? हाँ, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट होता तो मैं खुद ही लिखा देता। इसके बाद चौथे नंबर पे अपन आते हैं। जो लिखाता हूं उस पे ध्यान ना दे करके बाकी की चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हो आप लोग। बर्नी ने एक माफीनामा भी लिखा था, ठीक है? माफीनामा का मतलब क्या था? जो शरीयत के अनुसार जीवन बिताने के लिए माफी मांगी थी ईश्वर से कि यार अगर हम शरीयत के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता पा रहे, तो उसने एक माफीनामा लिखा था। माफीनामा भी लिखा था शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार क्या करना है? जीवन ना बिताने के लिए, शरीयत के अनुसार जीवन ना बिताने के लिए। तो शरीयत के अनुसार जीवन ना बिताने के लिए इन्होंने क्या लिखा था? माफीनामा लिखा हुआ था, ठीक है? आगे बात करते हैं पांचवें पॉइंट पे। तारीख फिरोज शाही इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है। किसके लिए? जिसमें बलबन से लेकर के और फिरोज तक के शासन के पूरे कॉन्सेप्ट का क्या दिया गया है? विवरण दिया गया है, ठीक है? तारीख फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक को समर्पित है।
बलबन से फिरोज शाह तुगलक तक का विवरण इस पुस्तक में मिल जाता है। ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या थी कि यह पुस्तक मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, तबकाते नासरी से आगे का आपको क्या देती है, विवरण देती है। तो यह पुस्तक मिनहाज उस सिराज की एक पुस्तक थी, तबकात ए नासरी, और वहां से आगे का वर्णन देती है। यह पुस्तक तबकात नासरी से आगे का आपको क्या देती है, विवरण उपलब्ध करवाती है। तारीख फिरोज शाही पुस्तक की ही मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो अध्याय था 11वें नंबर का, एक व्यक्ति था जिसका नाम था समझ सिराज अफीक। उसके अनुसार क्या हुआ है, बर्नी की योजना जो थी वो 101 अध्याय लिखने की थी, परंतु समय अभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया था। इस पुस्तक में ये बात आती है। ठीक है, चलिए नोट करिए आप एक बार यहां तक। एक सेकंड, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, मैं थोड़ा एक मैसेज का जवाब कर देता हूँ। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। तो मैंने आपको बताया कि तारीख फिरोज शाही में 11 अध्याय आपको मिलेंगे। अफीक ये कहते हैं कि बर्नी की योजना तो 101 अध्याय लिखने की थी, लेकिन हम समय अभाव के कारण बर्नी ऐसा नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं, तारीख फिरोज शाही 11 अध्यायों में लिखी गई है अभी, लेकिन समझे सिराज अफीक ये कहते हैं कि बर्नी की योजना 101 अध्याय लिखने की थी।
बर्नी की योजना 101 अध्याय लिखने की थी, परंतु समय अभाव के कारण यह संभव नहीं हो पाया। यह संभव नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाँ भाई, फिर से बताएं 11 अध्याय क्या है। ओम प्रकाश जी, आपको ये बता दिया मैंने अभी, फिरोज शाही जो ग्रंथ है उसमें 11 अध्याय हैं। अब हमें अफीक साहब ये कहते हैं कि इस पुस्तक को लेकर के बर्नी की योजना ये थी कि मैं इसमें 101 अध्याय में बनाऊं इस पुस्तक को, लेकिन समय अभाव के कारण बर्नी ऐसा कर नहीं पाए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें। बर्नी ने अपनी रचनाएं फारसी गद्यात्मक शैली, कैसी शैली में लिखी गई हैं? फारसी गद्यात्मक शैली में लिखी गई हैं। अब इसमें भी एक सबसे बड़ी बात यह है कि बर्नी ने जो भी अपनी रचनाएं लिखी हैं और बर्नी ने जिन शासकों का उल्लेख किया है उसके बारे में अधिकांश सूचनाएं उसने उपलब्ध कराने का कोशिश किया है। ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया हो। ठीक है, और उसने क्या किया, फिरोज के जो फिरोज शाह तुगलक था उसके सुल्तान सॉरी उसके शासन को एक आदर्श शासन बता करके इस्लाम के अनुरूप शासन बताया था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। तो इसने अपनी अधिकांश रचनाओं में क्या किया है, बर्नी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में बर्नी ने अपनी अधिकांश रचनाओं में क्या किया है कि जिस शासक का उल्लेख किया है उसका अधिकांश वर्णन उपलब्ध करवाया है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को इस्लाम के अनुसार आदर्श बताया है। इस्लाम के अनुसार आदर्श बताया है। ठीक है, और इस्लाम के अनुरूप बताया है, ऐसी बातें हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में नेक्स्ट करेंगे। आधे घंटे का अपन गैप देंगे। ठीक है, और आधे घंटे के गैप के बाद अपन 1 बजे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेंगे। बर्नी के राजनीति के बारे में विचार क्या थे, गैर मुसलमान प्रजा के प्रति बर्नी की नीतियां कैसी थी। ठीक है, इन सब उपदेशात्मक इतिहास आएगा इसमें। अभी इतिहासकार की कसौटियों पर भी बर्नी खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, ये सारी चीजें आएंगी इसमें। मतलब अभी एक क्लास का मैटर अप्रोक्स जो है बर्नी के बारे में हो जाएगा। बर्नी जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको अबुल फजल इब्न मुबारक के बारे में बात करूंगा। अबुल फजल इब्न मुबारक के बारे में बात करूंगा। तो आज का ये सेशन हम यहाँ रखें और फिर उसके बाद में हम लोग, नमस्कार आप सबके लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। 1 बजे वापस उपलब्ध होते हैं। चलिएगा, ओके, वेरी गुड।